नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। और लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और अपने इस वीडियो में भी हम वही चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। बात करने वाले हैं हम लोग जो न्यू सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जो नया सिलेबस है भारतीय न्याय संहिता का, उसके बारे में। LLB फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 5 है, ये पेपर पाँचवा है। भारतीय न्याय संहिता का जो दूसरा हिस्सा है। पहली बार आप लोगों ने में मतलब BNS का जो पहला कहें कि ट्रायल हुआ है, परीक्षण हुआ है, वो आप ही लोग के बैच पे हुआ है। तो पहला सेमेस्टर आपने दिया है BNS का, और दूसरा सेमेस्टर BNS का इस बार है, जिसमें आपको पहली यूनिट में पढ़ना होता है ऑफेंसेज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। वो सारे अपराध, वो सारे ऑफेंसेज की डेफिनेशन आप जान ही रहे हैं, जो किसी मानव शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें क्या क्या है? पहले आपको होमिसाइड पढ़ना होता है। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? बाय ह्यूमन बीइंग, काटना किसी को। तो होमिसाइड में आपको कल्पेबल होमिसाइड पढ़ना होता है, सेक्शन 100 है। मर्डर पढ़ना होता है, सेक्शन 101 है। पहले 299 और 300 हुआ करता था। मॉब लिंचिंग नया आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है? कंसर्टेड एक्ट्स ऑफ 5 और मोर पर्सन, सेक्शन 103 क्लॉज 2 में है। डेथ कॉज्ड बाई नेग्लिजेंस, सेक्शन 106 है। हर्ट है सेक्शन 114 में। ग्रीवियस हर्ट है सेक्शन 116 में। और यहाँ पे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में, फोर्स और क्रिमिनल फोर्स में आपसे अंतर खूब पूछा जाता है। असॉल्ट सेक्शन 130 में है। क्रिमिनल फोर्स 129 में है। फोर्स 128 में है। ग्रीवियस हर्ट 116 में है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों से जैसे साल बीतता है, तब भी हम लोग कुछ 2-4-10 दिन पिछले साल की तारीखें लिखा करते हैं, उस साल का वो साल लिखा करते हैं। तो वैसे ही सेक्शन लिखने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत गलतियाँ हो रही हैं। बहुत लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि बिल्कुल सही, जैसे अभी BNS का पेपर होता है या BNS का पेपर होता है, तो लोग बताते हैं कि अभी भी चला जाता है हाथ कल्पेबल होमिसाइड लिखते समय 299 पे। तो धाराओं को थोड़ा विशेष ध्यान में रखना है कि धाराओं की जो संख्या है, नंबर से, वो ध्यान में रखना है। यूनिट 2 ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन है, जिसमें आपको सेक्सुअल ऑफेंसेज रेप 63 पढ़ना होता है। गैंग रेप सेक्शन 70 पढ़ना होता है। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वीमेन है, सेक्शन 74 to 79 है। ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज, डाउरी डेथ, यहाँ से आपको बड़ा सवाल मिलता ही है, सेक्शन 80 है। बाइगैमी, मैरिज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस, सेक्शन 82 है। क्रूअल्टी सेक्शन 85-86 है। ऑफेंसेज अगेंस्ट डिसेंसी एंड मॉरल्स ऑफ वीमेन है, ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग है, 296 है। मीनिंग टेस्ट, क्राइटेरिया, रिपरकशंस, यहाँ पे जो टेस्ट है, हेकलिन टेस्ट आपके लिए बड़ा जरूरी है। आप जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हेकलिन टेस्ट आपको पूछा जाता है। यूनिट 3 ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। पहली यूनिट ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध। दूसरी यूनिट ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन है, महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध। तीसरी यूनिट ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जहाँ आपको पढ़ना होता है आपको चोरी के बारे में, लूट के बारे में, उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन के बारे में। थेफ्ट 303 में है। स्नैचिंग 304 में है। एक्सटॉर्शन सेक्शन 308 में है। रॉबरी 309 में है। डकैती 310 में है। ये सब आपको पढ़ना होता है। उसके बाद है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का दुर्विनियोग, आपराधिक दुर्विनियोग। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 314 है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, सेक्शन 316 में है, जिसको अमानत में खयानत का मुकदमा भी कहा जाता है। और चीटिंग 318 में है। मिसशीफ 324 में है। क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ना है। हाउस ट्रेसपास पढ़ना है, 329-30 में है। फॉर्जरी 336 में आपको पढ़ना है। और यूनिट 4 है ऑफेंसेज रिलेटिंग टू फ्रीडम, राइट्स एंड इंसल्ट, जिसमें आपको पढ़ना है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सेक्शन 126, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 127, 127, किडनैपिंग और एब्डक्शन पढ़ना है, वो 137, 138, दोनों में विशेष रूप से अंतर आपको देख के आना है। ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, सेक्शन 143, 144 में पढ़ना है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन 351 में पढ़ना है, पहले 504, 506 को पढ़ा जाता था। डिफेमेशन 356 में पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, जो हम लोगों ने अभी इसका डिस्कशन किया है। चूंकि पुराने पेपर की चर्चा मैं इस बार इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुराना पेपर BNS 2 का अभी तक हुआ नहीं है। आप ही के साथ में ये पहली बार हो रहा है कि आप BNS 2 का पेपर दे रहे हैं। सवालों की बात कर लें, जो सवाल पहले आया करते थे, किस किस्म के बनते थे। आपको एक सवाल होमिसाइड का और मर्डर का कायदे से पढ़ करके जाना है। आपको देखना है कि होमिसाइड का मतलब क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में क्या अंतर है, गैर इरादतन हत्या क्या क्या होती है। उसके बाद आपको पढ़ना है हत्या। जितने भी एक्सेप्शन है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपको मिलता है, कोई डिजीज मिलती है, तो जितने भी एक्सेप्शन है उनको कायदे से पढ़िएगा, उनको कायदे से समझिएगा। और जो भी केस लॉज हैं जो कल्पेबल होमिसाइड को और मर्डर के बीच में एक लकीर खींचते हैं, अंतर करते हैं, चाहे वो आर वर्सेस गोविंदा के केस से लेकर के, और जितने भी केस आपको मिलते हैं, रिसेंट केस लॉज हैं, जो प्रयास करिएगा कि पुराने समय के चूंकि केस लॉज में बहुत कायदे से उन चीज़ों को समझाया गया, डिस्कशन किया गया है,
तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या अंतर है उसको कायदे से समझना है, दोनों के एसेंशियल एलिमेंट्स को समझना है, दोनों के एक्सेप्शंस को समझना है कायदे से। कई बार ऐसा होता है कि सीधे एक्सेप्शन से उठा करके आपसे सवाल पूछा जाता है, सीधे आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात लिख करके और तब आपसे सवाल पूछा जाता है। तो सवाल को कायदे से पढ़िएगा, देखिएगा कि मैं यहाँ पर आपको सचेत कर दूं कि पढ़ने में थोड़ी सी कभी कभी हड़बड़ी होती है। पहला सवाल होता है, दूसरा सवाल भी हो सकता है। तो हड़बड़ी में क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी में कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर समझते हैं, मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड समझ लेते हैं, या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को मर्डर समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत सजगता से पढ़ेंगे, उसको सतर्क रहेंगे और ध्यान से आप उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको अंतर के तौर पर पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या अंतर है। हर्ट मतलब कहें कि साधारण क्षति, ग्रीवियस हर्ट मतलब गंभीर क्षति। तो किस समय कहा जाएगा कि ये ग्रीवियस हर्ट हुआ है, किस समय कहा जाएगा ये हर्ट हुआ है, क्या कोई हर्ट का मामला थोड़े दिन बाद ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हर्ट 114 और ग्रीवियस हर्ट 116 दोनों को कायदे से आपको पढ़ना है। उसके बाद फोर्स का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स का मतलब क्या होता है, उसको देख लीजिएगा। फोर्स में, क्रिमिनल फोर्स में, आपराधिक बल प्रयोग करने में दोनों में क्या अंतर है। ठीक ग्रीवियस हर्ट और हर्ट के अंतर की तरह आपको ये चीज़ भी देखनी है कि क्रिमिनल फोर्स में और फोर्स में क्या अंतर है। डेफिनेशंस को कायदे से पढ़िएगा। और मैं आपसे एक सलाह भी दे रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ कि आपके सेक्शंस के नीचे लिखे हुए इलस्ट्रेशंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, आप उनको कायदे से पढ़ करके जाया कीजिए। ग्रीवियस हर्ट के नीचे लिखा हुआ इलस्ट्रेशन है, हर्ट के नीचे लिखा हुआ इलस्ट्रेशन है, फोर्स या क्रिमिनल फोर्स के नीचे लिखा हुआ इलस्ट्रेशन है, तो उसको आप कायदे से पढ़ करके जाइए, क्योंकि कई बार इलस्ट्रेशन से सवाल पूछने का जो एक चलन है रहा है, आपसे भी पूछा जा सकता है। फिर हम लोग आते हैं दूसरी यूनिट में। दूसरी यूनिट में ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन को हम लोग दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं और जो एक ऑफेंसेज हैं जो बाइगैमी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, इस प्रकार से हैं। तो आपको एक तो चीज़ें पढ़नी है सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंतर्गत कि किस प्रकार के क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट जो महिलाओं के विरुद्ध होते हैं 74 से 79 में, वो क्या क्या हैं। दूसरी चीज़ महिलाओं के साथ में जो डाउरी डेथ वाली बात है, दहेज मृत्यु, दहेज हत्या के कारित करने की बात है। तो दहेज हत्या कारित करने में किन चीज़ों का मतलब, थोड़ा दूसरी तरीके से बोलते हैं, अजीब लग रहा है सुनने में। दहेज हत्या सिद्ध करने में कौन कौन से आवश्यक तत्व लगेंगे। दहेज हत्या के अंतर्गत आपको पढ़ना है नातेदार का मतलब क्या होता है, फैमिली से, रिलेटिव से क्या मतलब होता है। कई सारे केस लॉज में उसको अलग अलग बताया गया है। और जो ये क्रूवल्टी वाली बात है, क्रूवल्टी जो 85-86 में है, इसमें थोड़ा सा इसका जो स्कोप है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। तो एक चीज़ ये भी देखनी है कि क्या क्रूवल्टी में केवल मेंटल क्रूवल्टी शामिल है, क्या केवल दहेज के लिए रोज रोज टोकना, कहना, डांटना, फटकारना क्रूवल्टी में आएगा, या जब तक कोई शारीरिक क्षति नहीं होती क्रूवल्टी नहीं मानी जाएगी। तो क्या क्रूवल्टी में मेंटल क्रूवल्टी और फिजिकल क्रूवल्टी दोनों शामिल है। तो क्रूवल्टी की डेफिनेशन को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, कई सारे जिम्मेदार हाई कोर्ट ने अलग अलग केस लॉज में क्रूवल्टी को डिफाइन किया है, फैमिली को डिफाइन किया है। तो फैमिली का मतलब क्या है क्रूवल्टी के लिए, फैमिली का मतलब क्या है, और इंजरी या क्षति का मतलब क्या है, उसको कैसे डिसाइड किया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा कायदे से। और डाउरी डेथ वाली जो बात है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें होती हैं तो कहा जाएगा कि डाउरी डेथ है। ऊपर हम लोगों ने कहा कि जो इनके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं, रेप है, गैंग रेप है, ये सब चीज़ें बहुत कम ही पूछी जाती रही हैं। इनको जब पूछा गया है तो कभी कभी लॉन्ग आंसर के तौर पे पूछा गया है, कभी कभी किसी सवाल के हिस्से के रूप में पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा प्रयास ये करिएगा कि जो बाइगैमी है, डाउरी डेथ है और ये ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज है, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग वाला अगर सवाल है तो उस पर जो टेस्ट है उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, क्राइटेरिया क्या है, इसको लेकर के थोड़ा सा शॉर्ट नोट के भर का पढ़ करके आइएगा, वो आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। फिर हम लोग तीसरी यूनिट पर आते हैं। तीसरी यूनिट पर जो शुरुआत आपकी है वो थेफ्ट, स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती से है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रॉबरी से पढ़ना शुरू करिए। रॉबरी 309 पढ़िए और ये पढ़िए कि रॉबरी होती है आइदर बाई थेफ्ट, आइदर बाई एक्सटॉर्शन। तो रॉबरी के अंतर्गत जब आइदर बाई थेफ्ट पढ़ते हैं, आइदर बाई एक्सटॉर्शन पढ़ते हैं, तो आप थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को भी पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है थेफ्ट का, रिमूवल का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब क्या होता है। थेफ्ट का जो सबसे कहें कि बेसिक जो एलिमेंट है, आप किसी चीज को लेते हैं। एक्सटॉर्शन का जो बेसिक एलिमेंट है, आपको किसी चीज की डिलीवरी चाहिए होती है, आप कहते हैं कि आप
फला जगह पर आ जाइए इतना पैसा लेकर के, नहीं तो ये हो जाएगा। तो वो जो एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन में डिलीवरी है और थेफ्ट में आप स्वयं से वो सामान उठाते हैं। इसी कमरे से आप कोई सामान मेरा बिना मेरी जानकारी के डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उठा करके इसी कमरे के किसी दूसरे हिस्से में अगर आप रख दें, अभी आप लेकर के उसे बाहर नहीं गए हैं, आप मेरे पोजीशन से बाहर नहीं गए, अभी है मेरे कमरे के अंदर ही वो चीज़, लेकिन मेरे पोजीशन से, मेरी जानकारी से वो चीज़ हट करके आपके पास चली गई, कहीं आपने इसी कमरे में छुपा के रख दी है, तो क्या वो चोरी होगा? थेफ्ट के इलस्ट्रेशन खूब पूछे जाते रहे हैं। क्या किसी सड़क पर चलते व्यक्ति के जेब में आपने हाथ डाला चोरी के आशय से? आपने मीन्स किसी ने हाथ डाला चोरी के आशय से और कुछ नहीं मिला उसको, उसने अपना हाथ बाहर खींच लिया, तो उसने कहा कि ये तो चोरी नहीं हुई। तो क्या ऐसे करके वो शहर भर के सबके जेब टटोल सकता है, या ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा या नहीं? तो कई बार आपको इलस्ट्रेशन पे बेस्ड सवाल पूछते हैं, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ सब पे तो आपको इलस्ट्रेशन बहुत काम आने वाले हैं। तो एक्सटॉर्शन जब आप पढ़िएगा तो एक्सटॉर्शन के अंतर्गत थेफ्ट और रॉबरी अपने आप खुद ब खुद आप पढ़ लेते हैं, तो वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद ये स्नैचिंग है और ये जो मॉब लिंचिंग हम लोगों ने ऊपर छोड़ दिया कहीं पे, मॉब लिंचिंग 1032, मॉब लिंचिंग है, स्नैचिंग है, इन सब कुछ शॉर्ट नोट्स के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास समय बचे, अगर आपके पास ऊर्जा बचे तो। उसके बाद हम लोग इसी के आगे बढ़ते हैं। ऑफेंसिव अगेंस्ट प्रॉपर्टी में पढ़ना होता है आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत एक जो उसका बेसिक एलिमेंट है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे टेकिंग और डिलीवरी की बात की, इंट्रस्टमेंट होता है, न्यस्त किया जाता है। जब मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई आपको अपना सामान दूं, न्यस्त करूं, अपनी मार्कशीट आपके पास रख के जाऊं, नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, और कहूं कि इसके अपने पास भैया रखना, मैं इतने दिन बाद आकर के इसको ले जाऊंगा, लेकिन आप उस मार्कशीट को अपने लिए यूज करके आप कहीं नौकरी चाकरी के लिए आवेदन कर देते हो या खुद ही नौकरी ले लेते हो, तो ये क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के इलस्ट्रेशन भी कायदे से पढ़ लीजिएगा। 314 316 दोनों में क्या अंतर होता है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो मिसचीफ में पूछा जाता है, मिसचीफ जिसको रिस्टी बोलते हैं, मिसचीफ में सवाल अगर पूछा जाता है तो एक चीज़ ये जोड़ के पूछी जाती है, जो लोग मिसचीफ पढ़ करके आ रहे हैं वो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लें कि क्या आप अपनी ही प्रॉपर्टी के साथ रिस्टी का अपराध या रिस्टी का जो ऑफेंस है वो कारित कर सकते हैं? क्या आप अपनी प्रॉपर्टी पर ही मिसचीफ का काम कर सकते हैं? बहुत मेरे समय से वो इलस्ट्रेशन बड़ा मुझे समझाया, तो टीचर ने बताया था, मैं उसको बताऊँ आपको कि आप, बहुत सामान्य सी बात है कि आप किसी के खूंटे पर बंधी हुई गाय को खोल दें और गाय भाग जाए। अब वो गाय ना आपके पास आ रही है, ना आपका लाभ है, ना वो आपके किसी जानने वाले के पास भाग के जा रही है कि गाय वहीं पहुंचना। गाय कहीं भी भाग गई, मतलब ना आपका फायदा हुआ ना अगले का कोई फायदा हुआ, बस नुकसान हो गया। तो वो मिसचीफ का जो ऑफेंस है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, और क्या अपने प्रॉपर्टी से मिसचीफ होता है कि नहीं। अगर इस प्रकार का सवाल आएगा तो इलस्ट्रेशन अगर आप नहीं पढ़ करके आएंगे तो आपके साथ थोड़ी सी समस्या होगी। चौथी यूनिट में बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दो सवाल हैं, दोनों ही आपको कहें कि दोनों के एलिमेंट्स को कायदे से पढ़ करके आना है और दोनों के एलिमेंट्स की आपस में तुलना करनी है। अंतर वाला सवाल खूब पूछा जाता है यहाँ से। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का क्या मतलब है, 126 का मतलब क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 127 का मतलब क्या है। मैं आपका रास्ता रोकूं, मैं आपसे कहूं कि फला भैया ऐसा है कि तुम्हें इस रास्ते में नहीं जाने दूंगा, इस रास्ते तुम्हें नहीं जाना है, एक रास्ता मैंने आपका रोका है और वहीं पर मैं आपको चारों तरफ से बंद कर दूं, मैं किसी कमरे में आपको बंद कर दूं पूरे आशय के साथ कि मैं आपको रोक दूं, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मतलब क्या है, रॉन्गफुल, इनमें से कौन सा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, कौन सा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, दोनों के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी आपस में तुलना करके पढ़ना है। दोनों की सजा देख लीजिएगा कितनी है, दोनों का जो नेचर है वो देख लीजिएगा क्या है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट मीन्स 126 127 के बीच का जो अंतर है वो आपको कायदे से आते रहना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ें तो किडनैपिंग का मतलब क्या है, एब्डक्शन का मतलब क्या है। लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, क्या लॉफुल गार्जियनशिप से एब्डक्शन होता है या क्या लॉफुल गार्जियन से किडनैपिंग होता है। लॉफुल गार्जियनशिप से ही होगा या राह चलते सड़क पर किसी बच्चे को, किसी वृद्ध को, किसी युवा को आप कह रहे हैं कि तो लॉफुल गार्जियनशिप में था ही नहीं, मैं इसको लेकर के अपने साथ अपने घर चला आया, तो क्या वो अपहरण या व्यापहरण की संज्ञा में आएगा, क्या वो अपहरण या व्यापहरण के शीर्षक में आएगा, टाइटल में आएगा कि नहीं। तो आप जब भी पढ़िए तो लॉफुल कस्टडी के आधार पे और जो देश से बाहर ले जाने वाले आधार पे इंटाइस करना, उसमें वर्ड यूज है, इंटाइस करना, बहलाना फुसलाना। तो दोनों में, किडनैपिंग में एब्डक्शन में अंतर क्या होता है उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। कौन सा कंटिन्यूइंग ऑफेंस है इसको भी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दोनों में, किडनैपिंग और एब्डक्शन में कौन सा कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, किसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहा जाता है वो देख लीजिएगा। और एक आखिरी चीज, डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, मानहानि से आप क्या समझते हैं। डिफेमेशन आपने टॉर्ट में भी पढ़ रखा है, तो डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, टॉर्ट अगर आपके सिलेबस में होगा तो आपने पढ़ रखा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं।
डिफेमेशन का मतलब क्या होता है 356 के अंतर्गत? पहले 499 हुआ करता था। मानहानि जिसे बोलते हैं, मान का मतलब क्या है, किसी को डिफेम करने से आपका क्या मतलब है, क्या आशय है। उसके अंदर लाइबल और स्लेंडर करके दो शब्द हैं, खैर वो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। लाइबल स्लेंडर का मतलब क्या है, अपमानजनक लेख लिखने से आप क्या समझते हैं। उसी में आपसे डिफेमेशन में आपसे एक चीज़ पूछी जाती है कि डिफेमेशन के जो एक्सेप्शन है वो क्या है। ये आपसे इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है कि मैं एक लेटर में कुछ गाली लिख करके या कुछ आपत्तिजनक लिख करके आपको आपके पते पर भेज दूं, आपके पते पर मैंने भेजा और आप ही को वो गाली लिखी हुई है मैंने, और वो आप ही के हाथ में लेटर मिला, आपको लगा, हाथ में लगा, आपने खोल के उसे पढ़ लिया, तो क्या मैं सीधे आपको ही भेज करके आप ही ने पढ़ा है, केवल मेरे आपके बीच में वो बात है, तो क्या मैंने डिफेमेशन किया है। या अगर मैं आपके विरुद्ध कुछ बड़े बड़े पोस्टर पे, बैनर पे, होर्डिंग पे लगवा के चौराहे पे टंगवा दूं, तब डिफेमेशन होगा। दोनों स्थिति में डिफेमेशन कब होगा। साथ ही डिफेमेशन के 10 एक्सेप्शन है, मुझे लगता है आईपीसी में 10 हुआ करते थे, बीएनएस में भी 10 ही होंगे, देख लीजिएगा कितने एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन भी पढ़ लीजिएगा कि उसका क्या मतलब है। और एब्डक्शन किडनैपिंग की बात हम लोगों ने कर ली। मैं फिर से दोहराऊं कि दो चीज़ें मैं आपसे कहूँगा विशेष। एक तो आप सेक्शंस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सेक्शंस चूँकि नए हैं तो प्रयास ये करें कि सेक्शंस कम से कम लिखें, ताकि आपकी काफ़ी कम मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को लगे कि आपने इस बार ताजी मेहनत की है, नई मेहनत की है, सुनी सुनाई धाराएं नहीं लिखी हैं आपने। और दूसरी चीज़ ये कि जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको पढ़ करके आप जरूर आइएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी एलएलबी फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर के लोगों को, जिनका ये लॉ ऑफ क्राइम्स का पेपर है, सॉरी बीएनएस का पेपर है, भारतीय न्याय संहिता का। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समझ आ जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।